मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, भांजे और भांजियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज देश उत्सव और आनंद में डूबा हुआ है। आजादी का अमृतकाल, आज के दिन ही हम गुलामी से आजाद हुए थे। लेकिन भारत का इतिहास केवल 75 साल पुराना नहीं है। हमारा राष्ट्र अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले दुनिया को संदेश दिया था, सब विचारों का आदर करने का संदेश। हमारे ऋषि कहते थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये धरती वो है जिसने उद्घोष किया, सत्यमेव जयते। ये धरती वो है जिसके ऋषियों ने कहा, सब में एक ही चेतना है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो। ये धरती वो है जिसने हजारों साल पहले कहा कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये दोष वो है जिसने हजारों साल पहले कहा, धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराइयों का नाश हो, और केवल मनुष्य में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दुनिया को आदर्श देने वाला हमारा देश आपसी मतभेदों के कारण बीच में गुलामी का शिकार हुआ। पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता को जकड़ा। पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, लेकिन तब भी भारत ने अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन को नहीं छोड़ा। भारत की आत्मा मरी नहीं। एक के बाद एक अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो ज्ञान का प्रकाश देते रहे, और पराधीनता के काल में प्रारंभ से ही देश की आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, और जिसका संक्षिप्त रूप था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, उनसे भी पहले मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर दिया। तब गरज कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन अपने प्राणों से प्यारी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा, हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, अमर शहीद कुंवर सिंह, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, क्रांति की लौ धधक उठी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष को लाल बाल और पाल की जोड़ी ने धार दी। तब लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के अस्त्र को साथ लेके आजादी की लड़ाई, अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उसी समय हुए ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने कहा था कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। क्रांतिकारी आजादी के तराने गाते थे,
और कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उद्घोष किया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बन गई, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे काले पानी की सजाएं जिनको दी गई। महात्मा गांधी ने फिर नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आजाद हिंद फौज के कारण वैसे ही अंग्रेज कांप उठे थे। और इसके बाद 15 अगस्त को 1947 में यह देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूं। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया। लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है, धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में दो बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन करते हुए जसपुर में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में कॉफी का रोपण किया गया है। पोषण बाड़ी योजना के तहत 4 लाख बाड़ियां विकसित की गई है। सुईखदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 587 कृषक सदन और किसान कुटीर धमधा में फल सब्जी मंडी, जगदलपुर, कांकेर और तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6 नवीन कृषि महाविद्यालय, 11 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इस प्रकार कुल 19 महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमने वादा निभाते हुए जल संसाधन विकास नीति 2022 लागू की। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। विगत 4 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के 1036 कार्य स्वीकृत हुए, जिसके लिए 4,451 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई। 2,36,338 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता का विस्तार सुनिश्चित किया गया। नदियों के संरक्षण और संवर्धन का वादा निभाते हुए अरपा बेसिन प्राधिकरण तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना पर कार्य शुरू किया गया। हमारी सुराजी गांव योजना
गांव, खेतों, पर्यावरण और आजीविका में सुधार की दृष्टि से और देश और दुनिया में सराही गई है। इसके माध्यम से हजारों नरवा का उपचार किया जा चुका है, जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर तेजी से बढ़ा है। गौठानों के लिए प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन संरक्षित की गई है। 7,000 से अधिक चारागाह स्वीकृत हुए। 10,000 से अधिक गौठान आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें से लगभग 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। घुरवा और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में नई किस्म की आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। गोबर और गौमूत्र खरीदी, इनसे जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक के निर्माण से छत्तीसगढ़ रासायनिक खाद से मुक्ति की दिशा में चलना शुरू कर चुका है। गौठानों के आर्थिक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों सहित विभिन्न जुड़े हुए लोगों में को हुई आय भी 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी तरह बाड़ी कार्यक्रम में लगभग 5 लाख निजी बाड़ी तथा 6,000 सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा चुका है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकास खंडों में भूमि चिन्हित कर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। उद्यान की फसलों के लिए 63 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकास खंड में गामा रेडिएशन सुविधा युक्त एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, सेन, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्र के बैगा, गुनिया हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था केवल 71,000 करोड़ रुपया। आज हमारी अर्थव्यवस्था 13.5 लाख करोड़ के पास है। हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब विकास दर कभी हुआ करती थी 0.1%। आज कहते हुए मैं गर्वित हूं और आप सबको बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश की विकास दर 16% के पार निकल गई है। कृषि विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी। लगातार कई सालों तक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से ज्यादा रहने का चमत्कार किया तो मध्य प्रदेश ने किया। मेरे बेटे बेटियों, पहले 1,000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और आज 1,000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। पहले संस्थागत प्रसव केवल 26% था, आज संस्थागत प्रसव बढ़ के 90% के ऊपर पहुंच गया है। पहले औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, आज हमारी औद्योगिक विकास दर 24% को भी पार कर गई है। अभूतपूर्व प्रगति अपने मध्य प्रदेश ने की है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता को, टीम मध्य प्रदेश को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमने अनेकों सामाजिक क्रांतियां की है। हमारी पहली सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प
फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए, मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। हमारी दूसरी जो बड़ी क्रांति हुई है, वो हुई है महिला सशक्तिकरण की क्रांति। मुझे गर्व है ये कहते हुए, एक समय दिल दुखता था, अंतर आत्मा दुखती थी। बेटा और बेटी को बोझ मान लिया गया था। कई बार तो हालत ये हो गई थी कि विज्ञान के माध्यम से, अगर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी, बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बेटी पैदा हो जाए तो कोख में ही मार दी जाए। कोख को कत्ल खाना बना दिया था भाई और बहनों। बेटी बोझ थी, मन कसकता था, आत्मा दुखती थी। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और ये उद्घोषित किया था कि बेटियों को बोझ मत मानो। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने 30,000 रुपए के बचत पत्र सरकार के खजाने से निकाल के माता पिता के हाथ में देके कहा था कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया बिटिया के खाते में डालेंगे। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेंगे। लेकिन इससे बढ़कर आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उनकी फीस मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटियों को आने दो, बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के काम प्रारंभ किया था। स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, लेकिन कई बार उस धरती पर जहां ये कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां बहनों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया, जैसे दोहरे दर्जे की नागरिक हो। कई बार वो अन्याय अत्याचार की भट्टी में पीसी जाती रही और तब हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक हम, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे। केवल लाडली लक्ष्मी बेटी योजना नहीं, प्रतिभाकरण योजना, गांव की बेटी योजना, बेटियों की शादी। और मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया था, मुझे कहते हुए गर्व है, सरकार में रहते हुए हमने वो फैसला किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहनें केवल परिवार नहीं, सरकार चलाने का काम करेंगी, सरकार चलाने का काम करेंगी। आज गांव सरकार और नगर सरकार मेरी बहनें चला रही है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, आज हमने परेड देखी, मेरी बेटियों का प्रदर्शन भी हमने देखा। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमने ये फैसला किया था कि 30% भर्ती
पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में अगर हम अस्त्र देंगे तो बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा के वो दिखा देगी। आज अपने उस फैसले पर मुझे संतोष है। हमने फैसला किया कि 50% भर्तियां हम शिक्षकों की नौकरी में भी बेटियों की करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, लेकिन अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसके कारण मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और वो फैसला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल दुख की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। कब तक आखिर बहनें दूसरों के सामने हाथ पसारेंगी? छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार अगर बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, तो माँ मजबूर हो जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और तब हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम डालेंगे। ये केवल देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ दे रहा हूं। ये रुपया देने का सवाल नहीं है, ये मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, ये उनका हक है। आधी आबादी को सम्मान से जीने का हक और अधिकार है। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब तक दुख सहेंगी हमारी बहनें? और मैंने ये भी कहा है, कोई ये ना सोचे कि कोई चुनाव के कारण उद्घोषित किया है। जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो चुनाव नहीं थे, बेटियों के विवाह की योजना बनाई, चुनाव जैसी चीजें नहीं थी। ये अंतरात्मा की आवाज है। ये 1000 रुपया पैसे का इंतजाम करते हुए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहन आंसू नहीं बहाएगी, माताओं बहनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी, उनकी जिंदगी में भी आनंद और प्रसन्नता दमकेगी। ये मेरी सरकार का संकल्प है, जिसको मैं पूरा करके रहूंगा। मध्य प्रदेश में तीसरी क्रांति हुई, किसान कल्याण की क्रांति। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब तुम्हें 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने सबसे पहले घटा के बीच ब्याज 0% किया था। मैंने तब कहा था कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम हमें उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का ठीक मूल्य देना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बीज और खाद की बेहतर व्यवस्था की। उत्पादन की लागत घटाने के लिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया। उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिए हमने गेहूं खरीदा, धान खरीदी, अब मूंग खरीद रहे हैं। कोविड काल में भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार अगर किया था तो मध्य प्रदेश ने किया था। मूंग में जो बाजार मूल्य है और जो समर्थन मूल्य है उसमें भारी अंतर है, बावजूद इसके हम मूंग भी खरीदने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आश्वस्त रहिए, आपको उत्पादन की ठीक कीमत देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है, मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। एक जमाना था 2 और 3 में, तब ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत भी नहीं मिलती थी। इसको बढ़ा के हमने किया 30,000 रुपया प्रति हेक्टर गेहूं जैसी फसलों के लिए। और अभी अभी बुरहानपुर में केले का नुकसान हो गया, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा 2 लाख रुपया प्रति हेक्टर हमने राहत की राशि अपने किसानों को दी है। फसलों का हम बीमा करवा रहे हैं। और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि फसल बीमा योजना की राशि हमने पिछले साल ही 6,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डालने का काम किया था। अगर किसान भाइयों 3 साल में विभिन्न योजना के अंतर्गत आपके खाते में कितने पैसे डाले गए हो, यह अंदाज आप लगाओगे तो 2,70,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डालने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक एक योजना बनाई और वो योजना थी किसान सम्मान निधि। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि किसान सम्मान निधि के पिछली सरकार ने पूरे नाम ही दिल्ली नहीं भेजे थे। हमने 80 लाख नाम जोड़ के प्रधानमंत्री जी के पास भेजे
और प्रधानमंत्री जी साल भर में 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में उन किसानों को देते हैं। लेकिन मेरे मन में भी ये भाव आया कि पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, अगर इसमें और मिला दिया जाए तो किसान की जिंदगी और सुखी हो जाएगी। और इसलिए पहले हमने फैसला किया 4,000 रुपया किसानों को देने का, लेकिन अब फैसला किया कि 6,000 राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हर 2 महीना में किसान भाइयों ये पैसा आपके खाते में आता है। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। ये 6,000 और 6,000 12,000 रुपया छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। हमने चौथी क्रांति की, कमजोर वर्गों के कल्याण की। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमने अपने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए पेसा एक्ट लागू करके जल, जमीन और जंगल का अधिकार उनको देने का काम किया। पेसा सफलतापूर्वक लागू हो रहा है। अब कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता स्वयं तोड़ने का काम कर रही है। हमने अगली क्रांति की, गरीब कल्याण की, समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो घुमंतु अर्धघुमंतु जातियां हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हो, और चाहे सामान्य वर्ग के भी गरीब हो, हमने उनके कल्याण में कसर नहीं छोड़ी। गरीब कल्याण की दृष्टि से अगर देखें तो सभी गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। केवल राशन नहीं, ये मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान भारत योजना सफलतापूर्वक लागू करके लाखों लोगों का इलाज करवाने का काम कर रहा है। संबल जैसी योजना दुख की घड़ी में गरीबों के काम आती है। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो सीधे 4 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देने का काम किया जाता है। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं आज मध्य प्रदेश में काम कर रही है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1 करोड़ 30 लाख गरीब हम गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए हैं। उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। गरीब कल्याण का हमारा यह अभियान अहरनिश चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मेरे बेटा बेटियों, एक क्रांति हुई है, शिक्षा की क्रांति। मेरे बच्चों, एक जमाना था जब स्कूल के भवन नहीं थे, पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। बच्चे अपने हाथ में बस्ता और फट्टा लेके स्कूल जाते थे। कई बार पेड़ों के नीचे बैठना पड़ता था। हमने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन हम बना रहे हैं, नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। हमारे कई बच्चे दूसरे गांव में स्कूल होने के कारण 11वीं में 12वीं में पढ़ नहीं पाते थे, विशेषकर बेटियां। और इसलिए हमने तय किया पहले बेटियों के लिए कि बेटियां दूसरे गांव में पढ़ने जाए, तो हमने तय किया साइकिल देंगे। बाद में भांजे कहने लगे मामा हमसे बेईमानी हो रही है, तो हमने उनको भी साइकिल देने का फैसला किया। मेरे बेटा बेटियों, 17 तारीख को अभी परसों जो बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते हैं और 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनके खाते में अभी 4,500 रुपया 17 तारीख को डलने वाले हैं। आप सबने देखा होगा, हम अपने वो बच्चे जो 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे उनको लैपटॉप की राशि देते थे। बीच में ये लैपटॉप की राशि बंद कर दी गई थी, लेकिन अब हमने फिर से लैपटॉप की राशि बच्चों के खाते में डालना शुरू कर दी। और एक बात और, 23 तारीख मेरे भांजे भांजियों याद रखना, 23 तारीख को मेरे वो बेटा बेटी जो अपने अपने स्कूल में, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, जो पहले नंबर पे आया है, बेटों को स्कूटर और बेटियों को स्कूटी का पैसा दिलाया जाएगा, ताकि और पढ़ाई में उसको प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा तेज हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल एक क्रांति से कम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय, उनकी श्रृंखला हम खड़ी कर रहे हैं लगातार, जहां लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास और बच्चों को बस से लाने की व्यवस्था और बस से छोड़ने की व्यवस्था होगी। अब सीएम राज स्कूल बनते चले जा रहे हैं। ये सीएम राज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए क्रांति से कम नहीं होंगे। मेरे बेटा बेटियों, एक बात और मैं तो भी अंतरात्मा से कहना चाहता हूं,
अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, तो किसी बात की तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाई गई है मेधावी विद्यार्थी योजना, मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और जिसमें हमने तय किया है कि हमारे बेटा बेटी अगर 12वीं में अच्छे नंबर लेके आते हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों में होता है, तो उनको उनकी जितनी भी फीस है वो फीस हम भरवाएंगे, माता पिता नहीं भरवाएगी, सरकार भरवाने का काम करेगी। तुम तो मेरे बेटा बेटियों पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। शिक्षा की क्रांति के साथ साथ हमने स्वास्थ्य की क्रांति भी की है। मेडिकल कॉलेज 5 केवल थे मध्य प्रदेश में। 1965 के बाद कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, हमने 5 से बढ़ा के 24 कर दिए और नए मेडिकल कॉलेज बनते चले जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अकेले अपने मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़ने का हमने काम किया है। और आज मेरे मन में एक विचार और एक भाव और आया है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को पात्रता प्रदान की गई है। अभी कुछ परिवार बचे हैं और इसलिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जो बचे हुए परिवार हैं वो जो इनकम टैक्स नहीं देते या चिकित्सा की सुविधा का लाभ जिनको अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं मिलता, उन सबको आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इलाज के लिए बड़ी बीमारी में कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गीय मोहताज नहीं रहेगा, ताकि इलाज कराने के लिए उनको दर दर की ठोकरें किसी भी कीमत पर ना खाना पड़े। हमारी अगली क्रांति है रोजगार की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, तुम जानते हो हमने इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1 लाख पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम शासकीय सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन केवल शासकीय सेवा नहीं, स्वरोजगार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मध्य प्रदेश ने बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ऐसी उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को मिला के, इन सब योजनाओं को मिला के, क्योंकि उद्यम क्रांति में हम 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से लेकर 2.25 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे, स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, जो 12वीं पास है या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिन्हें स्वीकृति दी है वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान उनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस क्रांति के अलावा एक क्रांति और मध्य प्रदेश में हुई है, सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है। उज्जैन में कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन
महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे। ओंकारेश्वर को राम रजा लोक ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में, हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुमा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में हनुमान लोग, जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है और एक क्रांति और हुई है। हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, सीएम जनसेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी, सीएम जनसेवा मित्र, जन अभियान परिषद के मित्र और पेशा मोबिलाइजर। मैंने देखा लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के समय हमारे सीएम जनसेवा मित्रों ने, पेशा मोबिलाइजर्स ने लाडली बहना के आवेदन भरवाने में, ई-केवाईसी करवाने में, औपचारिकताएं पूरी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया तब भी ये बच्चे दिन और रात प्रशासन के साथ भिड़े और 83 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जो पात्र थे, नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया। अब मेरा मन कहता है कि सीएम जनसेवा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास 4-5 पंचायतों में एक सीएम जनसेवा मित्र है, पेशा मोबिलाइजर पंचायत में एक है। अब हम तय कर रहे हैं कि हर 50 परिवार पर हम एक सीएम जनसेवा मित्र जैसे बच्चे को रखेंगे जो उन 50 परिवारों की चिंता करेगा। और चिंता करेगा मतलब कोई दिव्यांग है तो उसकी जांच कराएगा, कोई बीमार है उसको योजना का लाभ मिले, लाडली लक्ष्मी बेटी है तो वहां योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं है, अगर राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा तो राशन भी दुकान से लाने का काम वो घर पे करके देगा। मैं समझता हूं कि 50 परिवार पे एक बेटा बेटी को अगर हम लगाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस काम में लगेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इनको जनता के बीच की कड़ी बना के जनता को सुविधाएं देने के काम में हम लगाएंगे और इन बच्चों को उसके बदले में हम मानदेय देने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा 1 आध साल जरूर इस काम में लगे, फिर दूसरा काम करे, दूसरे बच्चे आ जाए। एक नई योजना यह हम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। बहनों और भाइयों, बहुत तेज गति से अपना मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने शानदार सड़कें तो बनाई है, लेकिन अब हम विंध्य एक्सप्रेस वे, चंबल मेटल एक्सप्रेस वे, मालवा एक्सप्रेस वे, मध्य एक्सप्रेस वे, हम ये सारे के सारे एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनके आसपास विकसित करेंगे, नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे। भोपाल इंदौर के बीच में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड सिटी एयरपोर्ट और टाउनशिप इंडस्ट्रियल ये हम लाने का काम करेंगे। अब भोपाल से बीना लेके सागर तक, बीना में रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है और इसलिए यहां भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। जबलपुर, रीवा, सिंगरौली एक अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं, एमएसएमई के क्लस्टर्स बन रहे हैं। हमने स्टार्टअप सिटी बनाने का फैसला हमने किया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क हमारे यहां आ रहे हैं, हमारे टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं,
हमारी औद्योगिक गति जो वृद्धि की दर है 24%, ये लगातार आगे बढ़ेगी और निवेश के मामले में भी मध्य प्रदेश तेज गति से प्रसार करेगा, आगे बढ़ेगा। कई मामलों में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। गेहूं के एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 हैं। हम अनाजों के उत्पादन की वृद्धि की दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1, जल संरक्षण में नंबर 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश नंबर 1, कई योजनाओं में नंबर 1 है। लेकिन अब हमको एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ाना है। अभी 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, इसको जल्दी बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में लगातार क्रांति हो रही है। अब कैन और बेतवा को जोड़ने का काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है और सिंचाई की क्षमता को भी हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आगे जो हमारे संकल्प है, हमारे जो विजन है, आज मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। काम हमने खूब किया है, लेकिन बहुत काम बाकी है। इसको भी तेजी से करने का हमको प्रयास करना है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है 2030 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा के हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई तक ले जाएंगे। अभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। अब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लेके जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय अभी हमारी 1,40,000 है, इसको बढ़ा के हम 2,80,000 करेंगे, दुगना करेंगे। कृषि का उत्पादन 7 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ा के हम 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर पर ले जाएंगे। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारा। और सिंचाई की क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम हम करेंगे। चाहे घर हो, फिर उद्योग हो या खेती हो। अभी भी बहुत सस्ती बिजली हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 3700 रुपया लेते हैं, 51,000 रुपए की बिजली खर्च होती है। लेकिन आगे भी भरपूर बिजली किसान को मिलती रहे, घर को मिलती रहे, खेती को मिलती रहे। इसलिए बिजली की क्षमता अभी हमारी है 29,000 मेगावाट, इससे बढ़ा के 38,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। सोलर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। सांची हमारा सोलर सिटी बन गया है। ओंकारेश्वर में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम नई नीति बनाने वाले हैं, ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इन तकनीकों का प्रयोग करके हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। 1 लाख किलोमीटर नई सड़कों का जाल हम बिछाएंगे। मेरे शहरवासियों, कायाकल्प अभियान के तहत इसी साल 3,000 करोड़ रुपए की सड़कें शहरों में भी हम बनाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से हम जोड़ेंगे और सभी नगरीय निकायों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की संख्या प्रदेश में हम बढ़ाने का काम भी करेंगे और सभी मेडिकल कॉलेजेज में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। हर विकासखंड मुख्यालय पे कम से कम 30 बिस्तरी सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की सुविधा देने का काम भी हम करेंगे। मातृ मृत्यु दर को घटाकर हमने 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाने का हम प्रयास करेंगे। कुपोषण के कलंक को मध्य प्रदेश की धरती से मिटा दिया जाएगा और राज्य सरकार 6,000 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज स्कूलों का संचालन भी प्रारंभ करेगी। सरकारी स्कूलों में जो खाली पद है, उन पदों को भी हम भरने का काम कर रहे हैं। 45,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 1 सरकारी कॉलेज होगा, ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। हर जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा और महिला स्व सहायता समूह चमत्कार कर रहे हैं। मेरा संकल्प है, सपना भी है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया हो जाए। और इसलिए हम आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आजीविका 10,000 रुपए तक बढ़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के लागत से 1,000 से ज्यादा एफपीओ गठित करने का भी काम होगा। मेक इन मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए निर्यात को 1 लाख करोड़ से ज्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा,
जिसमें प्रधानमंत्री की परिकल्पना हस्तकला, हस्तशिल्प और ओडीओपी के उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। 5G की सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएगी। अमृतकाल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता मेरे लिए भगवान है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। जनता हमारे लिए भगवान, हम उसके पुजारी और कर्मचारी मेरे लिए कर्मयोगी है। और इसलिए अलग अलग हमारे कर्मचारी साथियों की मांगों को, समस्याओं के समाधान का हमने प्रयास किया है। चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हो, सहायिकाएं हो, आशा बहन हो, ऊषा बहन हो, हमारे रसोईया हो, हमारे पुलिस के हमारे साथी कभी हमसे मांग नहीं कर पाते थे। एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि जो कभी बोलते ही नहीं है उनसे क्यों ना संवाद किया जाए। मैंने आरक्षक से लेके उच्च स्तर तक के अपने सभी साथियों को बुलाया और मुझे आश्चर्य लगा कई चीजें सुन के। जब उन्होंने बताया कि हम अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी अपनी डलवाना पड़ता है। कोई अपनी तनख्वाह से मित्रों कितना पेट्रोल डलवाएगा? और क्या ये परंपरा जारी रखी तो विकृति पनपने की संभावनाएं नहीं होगी? और इसलिए जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि कई चीजें तत्काल करने के लायक है। और इसलिए हमने तय किया कि आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को पुलिस के हमारे प्रतिमाह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हमने आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के जो हमारे कर्मचारी थे उनका स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ता 650 से बढ़ा के 1000 किया है। ऐसे ही उनको जो किट क्लोथिंग भत्ता मिलता था वो भी बढ़ा के हमने 5000 किया है। अलग अलग ऐसी, मैं एक एक गिना नहीं रहा, अब ड्यूटी लगी है। भोजन दिन भर में चाय नाश्ता मिला के कितना मिलेगा? 70 रुपए का। ये जायज नहीं था, न्यायोचित नहीं था। तो उनके वो सेवा करते हैं, हमारे प्रदेश की कानून और व्यवस्था बना के रखते हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। वो हमारे परिवार के वो सदस्य हैं जो अपने घर भी त्योहार नहीं मनाते, इसलिए उनको भी हमने सुविधाएं देने का काम किया है। अभी कुछ वर्ग और बचे हैं जो अलग अलग मुझसे मांग करते हैं। मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत करो, न्याय देना मेरा काम है। अगर मुख्यमंत्री हूं और सबका सेवक हूं तो अपने कर्मचारी साथियों का ध्यान रखना वो भी मेरा फर्ज है। मेरे बहनों और भाइयों, धीरे धीरे बुलाकर जो जायज समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम लगातार किया जाएगा। आज अंत में एक बार मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये देश अपना है, ये धरती अपनी है, ये माटी अपनी है। अगर अपन काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको सक्षम नेतृत्व मिला है। आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है। और जब भारत का गौरव गान दुनिया में सुनते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है। आने वाले समय में अपना प्यारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। और देश आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि अपना प्रदेश आगे बढ़े। जब हर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी तो अपना प्यारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने प्रिय मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम एक तरफ अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। जो काम जिसकी तरफ है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे। मैं भी अपने आप को झोंक के काम करूंगा। आप और हम सब प्रदेश की जनता अगर 9 करोड़ लोग मिलकर उठ खड़े हो तो प्रदेश बहुत जल्दी केवल देश का नहीं, दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम इंसान हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो देश के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तो आओ हम संकल्प लें कि हम अपने देश और प्रदेश के लिए जी जान से काम करेंगे। अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ ही कोई न कोई एक काम और, कोई पेड़ लगाए, कोई बेटी का सम्मान बढ़ाए, कोई नशा मुक्ति अभियान चलाए, अलग अलग तरह ऊर्जा संरक्षण का काम, जो काम आपको पसंद हो एक काम जरूर करना। एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आइए मेरे साथ एक बार हम फिर
भारत माता की जय का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। जय मध्य प्रदेश, आप भी बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।